फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 ऑफ मई 2021 के, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है यार। और आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा अपनी एप्लीकेशन के बारे में। हमारी एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे जो है वो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही डाउनलोड करोगे आपने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन कर लेना है, फिर आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है और आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस यार बहुत कम है इसका, एक बार आप चेक करें, आप जरूर जो है वो मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप इसको खरीदेंगे क्यों, मतलब हम ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो सकती है। हम आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में भी दोस्तों 3 तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक होगा डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उस दिन का, फिर होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, फिर होगा क्विज सेक्शन, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके डेली अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि मुझे उस दिन का करंट अफेयर याद रहा भी या नहीं रहा। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली में हम 3 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं अगेन, जिसमें एक होगा पूरे सप्ताह का डिटेल करंट अफेयर, फिर वही सप्ताह का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और फिर होगा क्विज सेक्शन, जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते दे सकते हो और चेक कर सकते हो कि मुझे वीकली करंट अफेयर याद रहता भी है या नहीं रहता। नेक्स्ट इज मंथली करंट अफेयर। मंथली में हम आपको 4 चीजें देंगे ताकि आपकी प्रेफरेंस जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है कि हम आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर डिटेल को रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको मिलेंगे टॉप 100 मतलब बेस्ट करंट अफेयर्स, 100 करंट अफेयर्स उसी महीने के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। एक मिलेगा दोस्तों पॉकेट पीडीएफ, जिससे आप 2 लाइनर 3 लाइन में क्वेश्चन को कवर कर सकते हो या आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है ये आपके एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन देने में भी हेल्प करेगा। लेकिन ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी, साथ में आपकी प्रेपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिससे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ। टॉपिक वाइज पीडीएफ का मतलब है कि आपके करंट अफेयर्स, लाइक अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर हमारा एक सेक्शन वीक है तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो, तो सिर्फ टॉपिक वाइज पीडीएफ को उठाएं और अपने सेक्शन को बेहतर करें। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग अवेयरनेस के आप एस्पिरेंट है, आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेक्शन में जा सकते हैं आप। इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर मिलेगा बैंकिंग और इकोनॉमी का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और एक मिलेगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। फिर होगा एग्जाम पीडीएफ। अगर आप एक ही पीडीएफ से सारे साल का करंट अफेयर कवर करना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपके लिए है, क्योंकि जितना भी पास्ट करंट अफेयर, जैसे 2021 का जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल करंट अफेयर, जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें आपको डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट करंट अफेयर, आपके स्टेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर आपको जरूरत पड़ेगी, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो इसमें आपके स्टेट करंट अफेयर भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन हमने नहीं रखी है, सबके लिए सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है करियर्स क्लाउड को, आपने लॉगिन कर लेना ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेना है। मेरे कहने पे एक बार चेक जरूर कर लें आप कि प्राइस क्या है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे #10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें जो है वो संपर्क कर सकते हो, मतलब ईमेल कर सकते हो। इस नंबर पे हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेरी है, या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दें। मैं पर्सनली आंसर करता हूं, सारे कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं डेली। मैं 1 से 1.5 घंटा आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर लगाता हूं इसी काम के ऊपर कि यार आपकी कोई क्वेरी जो है वो ऐसी ना रह जाए जो ना सॉल्व हो। और जितनी भी आपकी रिकमेंडेशंस होती है मैं कोशिश करता हूं कि अगर वो अच्छी हैं तो मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 12 ऑफ मई 2021 का। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये टारगेट जो है वो काफी टाइम से लेके चल रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको अचीव नहीं करवा रहे हो, तो आपका सहयोग चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है अपने कीवर्ड के लिए। एक तो पूरे वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शिप है और इसमें कोई आदमी नहीं जाएगा, ये अनमैन्ड है।
ये आपने याद रखना है। इसमें कोई आदमी नहीं जाएगा, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ही चलेगा। और कहां पे जाएगा? अटलांटिक ओशन में जाएगा। क्यों जाएगा? वहां पे ये चेक करेगा कि जो मैमल्स हैं लाइक क्रोकोडाइल हैं या कुछ और है, तो वहां पे जो है वो उसको उसकी जांच होगी कि कितने हैं या क्या हैं, उनके स्पीशीज के बारे में बताएगा। साथ ही साथ पोल्यूशन देखेगा कि मेरीन लाइफ में कितना पोल्यूशन जो है वो पानी में कितना है, और साथ ही साथ जो मेरीन पॉपुलेशन है उसके बारे में बताएगा, और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पानी के अंदर है उसके बारे में भी जानकारी देगा। और इसका दोस्तों नाम क्या है? मे फ्लावर 40। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो फोटो में इस तरह का ये दिखता है दोस्तों, और इसका नाम है मेफ्लावर 400, और फर्स्ट अनमैन्ड वेसल है ये, मतलब इसमें कोई आदमी नहीं जाएगा। और कहां जाएगा? अटलांटिक ओशन में जाएगा। और आपको पता है अटलांटिक में क्यों जाएगा और इसका काम क्या होगा? वहां पे देखेगा मेरीन पोल्यूशन को, देखेगा वहां पे प्लास्टिक वेस्ट को देखेगा जो पानी के अंदर है, और एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वो चेक करेगा। और ये कंप्लीटली ऑटोनमस होगा, मतलब इसमें कोई भी आदमी नहीं जाएगा। इसकी लेंथ जो है वो दोस्तों 15 मीटर है, और साथ ही साथ आपने याद रखना है ये कितना वजन उठा सकता है? 9 टन तक का वजन जो है वो उठा सकता है। और इसकी खास बात क्या है कि ये सन एनर्जी, इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो उसको भी जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो एक कंपनी है दोस्तों प्रोमेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उन्होंने इसके ऊपर $1 मिलियन जो है वो खर्चे हैं ताकि ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पैसा इनका है, काफी कंट्री से इन्होंने हेल्प लिया। इंडिया का सहयोग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का है, जिन्होंने इस शिप को बनाने में जो है वो मदद भी साथ में की है। लेकिन अकेले प्रोमोर ने नहीं बनाया इसको, साथ में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की तरफ से भी क्या दिया गया? सहयोग। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का क्वेश्चन हम रिसेंटली करके हटे हैं कि 2 नैनो मीटर की इन्होंने चिप जो है वो अनवील की थी। इन्होंने उसको जो है वो स्टार्ट किया, जो कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएगा, बैटरी लाइफ को बढ़ाएगा, मोबाइल्स की, इवन लैपटॉप्स की, और साथ ही साथ जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस को भी इंप्रूव करेगा। ये भी आईबीएम ही था दोस्तों जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप जो है वो यहाँ पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और आपने ये भी याद रखना है कि शिप को ट्रेन किया गया कि 50 मीटर हाई वेव्स को जो है वो सहन कर सकता है। इवन इसमें कोई आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये मतलब इतनी क्षमता रखता है ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू कि ये उसको हैंडल कर सकता है। इवन जो वेल्स होंगी वहां पे बड़ी बड़ी जो है वो मछलियां होंगी, तो उनकी जो आप कह सकते हो साउंड होगी उसको भी जो है वो हाइड्रोफोन के थ्रू ये सुनेगा। और इसमें कोई मतलब आदमी नहीं है, ये स्मार्ट कैप्टन जो है वो इसमें बनाया हुआ टेक्नोलॉजी के बेस पे, जिसमें 6 अलग अलग तरह के कैमराज, रडार्स लगी हुई हैं। और इवन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई आगे कोई चीज आ भी जाए तो उसमें भी कोलिजन जो है वो नहीं हो सकता, टकरा नहीं सकता। मेरीन एनिमल्स को जो डिटेक्ट करेगा, पॉपुलेशन जो है कैटिक एनिमल्स की उसको भी चेक करेगा। तो मतलब बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी से इसको जो है वो तैयार किया गया है। तो नाम जरूर याद रखना है, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं प्रोमेयर के बारे में कुछ याद रखना है। ये याद रखना है कि इस कंपनी ने इसको बनाया, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके सीईओ जो कौन है? वो अरविंद कृष्णा है, अरविंद कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये 15 मई को जो है वो ये शिप जो है वो चलेगा, और ये कहां पे जाएगा? अटलांटिक वाले एरिया में जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who became the first person from India to win शेख जायद बुक अवार्ड इन 2021? तो मैं सिर्फ इंडियन पर्सन की बात करूं, वैसे ये 8 कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम जो है वो आपके लिए मेन कीवर्ड रहेगा, वो क्या है? शेख जायद बुक अवार्ड 2021। और ये 15th टाइम है जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि ये अवार्ड की जो शुरुआत है दोस्तों, ये जो की गई थी वो सबसे पहले 2006 में की गई थी। ये किसके नाम से रखा गया है? ये रखा गया है जो हम कह सकते हैं कि पुराने किंग रहे हैं किसके? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। वो कौन है? शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन। तो याद रखना है अल नहायन के नाम से जो है वो उनको जो है वो इनका नाम जो है वो रखा गया है। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये आउटस्टैंडिंग राइटर्स, इंटेलेक्चुअल पब्लिशर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। और इस बार पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को ये अवार्ड जो है वो मिला है, और वो भी महिला है दोस्तों। आंसर क्या होगा इनका? ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो आंसर क्या होगा? ताहिरा कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन अब ताहिरा नाम जो है वो जरूर याद रखें। इनको एक कैटेगरी है अरेबिक ओरेशन, आर्ट एंड फंक्शन,
उस बुक के लिए जो है वो इनको मिला है। कैटेगरी का नाम है अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस, तो उस कैटेगरी के अंदर मिला है। तो आप उनका फोटो देख सकते हो, ये फोटो है दोस्तों। इनकी बुक का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ये बुक का नाम है। ये किसने लिखी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। और इनको ये अवार्ड मिला है शेख जायद बुक, और इनको बुक का नाम मैं आपको बता चुका हूं। और ये पहली ऐसी महिला है, या आप कह सकते हो पहला ऐसा पर्सन है, क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं मिला जिनको ये अवार्ड मिला है। तो महिला तो है ही है। और इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला है? अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस कैटेगरी के अंदर इनको मिला है, क्योंकि मैं बता चुका हूं 8 अलग अलग बुक कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो सब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो इंटरनेशनल राइटर्स या इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, लाइक इजिप्ट से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं ज्यादातर, क्योंकि अरब कल्चर के बारे में यहां पे बात हो रही है। और ये जो है इस बार एक अवार्ड और दिया गया दोस्तों, वो अवार्ड दिया गया कौन सा? कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर जॉर्जन हैबरमस, उनको जो ये अवार्ड दिया गया है। तो सिर्फ एक बार इसको पढ़ लें, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि इससे ऊपर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है इंडियन वुमेन वाला, तो वो आप यहां पे जो है वो पहले कवर करोगे ताहिरा वाला, लेकिन ये आपने जो है वो रीड कर लेना है। और साथ ही आपने याद रखना है ये किसके नाम से रखा गया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसमें आप 2 नाम और याद कर सकते हैं। याद भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है कि लिटरेचर कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड किसको मिला है? ईमान मर्सल को मिला है। ईमान मर्सल को लिटरेचर कैटेगरी के अंदर, उन्होंने एक बुक लिखी है इन द फुटस्टेप्स ऑफ इनायत अल जायत, लेकिन आपने याद नहीं रखना, बुक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप नाम याद रखोगे मिजोनी बनानी, तो इनको ये अवार्ड मिला है चिल्ड्रंस लिटरेचर के अंदर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी एन आर्टिस्ट जर्नी। तो मतलब ये दोनों नाम एक बार पढ़ लेने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो हैं वो सिर्फ 10% है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो ताहिरा कुतुबुद्दीन से ही आएगा, 100% जो है वो क्वेश्चन ये आएगा। और एक नाम आप सी देख रहे हो दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले, इनको ये अवार्ड अभी मिला है, ये मिला है सरस्वती सम्मान 2020। ये क्वेश्चन तो आपको 99% क्या 101% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। सरस्वती सम्मान 2020 का शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। What is the name of first ever commercial lunar payload in the history to be paid entirely with the cryptocurrency? यार ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इवन काफ़ी बच्चे जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड भी होंगे, उन्होंने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि जो एक डीरेगुलेटेड करेंसीज चल रही हैं, ऑनलाइन करेंसीज चल रही हैं, तो प्राइस उनका बढ़ रहा है डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। मतलब इट इज़ ए लाइक ए बबल। काफ़ी लोग कहते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक भी कहता है इट इज़ लाइक ए बबल, कभी भी जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन अब एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये कहते हैं कि मून में हम जो है वो एक सैटेलाइट भेजेंगे, मतलब ल्यूनर पेलोड का मतलब है कि मून पे जो है वो एक सैटेलाइट भेजा जाएगा। कौन से ईयर में? 2022 में। लेकिन जो सैटेलाइट बनाया जाएगा उसके लिए जो फंडिंग यूज होगी वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी में ली जाएगी। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे स्पेस एक्स की बात कर रहा हूँ तो एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, और वो बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज को वैसे तो सपोर्ट करते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, पहले सपोर्ट करते थे, अब वो एक नई क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डॉज 1। तो मतलब जिसको हम डॉज कॉइन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जितनी भी इस पूरी सैटेलाइट को बनाने का जो खर्चा होगा उसकी सारी पेमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ही पे की जाएगी। तो डॉज 1 जो है वो इस सैटेलाइट का नाम भी उसी के नाम से रखा गया है। तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया डॉज 1 टू दी मून। तो आपने याद रखना है स्पेसएक्स जो है वो डॉज 1 सैटेलाइट को मून में लॉन्च करेगा 2022 में, और पूरी की पूरी जो पेमेंट होगी वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो ली जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी भी कौन सी यूज की जाएगी? डॉज कॉइन, ऐसे नहीं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी। और ये क्यूबिक सैटेलाइट होगा दोस्तों, जो कि ल्यूनर स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है वो सेंसर्स एंड कैमरा के थ्रू जो है वो पता लगाएगा, मतलब मून के सरफेस के बारे में जो है वो जानकारी देगा। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन और उसके सिस्टम के बारे में कि किस तरह से हमने कंप्यूटेशनल सिस्टम, मतलब किस तरह से हम जो है वो पूरे सिस्टम को जो है वो वहां पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से हम वहां पे रह सकते हैं, सारी जानकारी जो है वहां से मिलेगी। लेकिन वो सारी की सारी सेंसर्स और कैमरास के थ्रू मिलेगी, क्योंकि ये मैन मिशन नहीं है, ये सिर्फ सैटेलाइट बेस्ड मिशन है। और डॉज कॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस एंड जैक्सन पार्मर ने स्टार्ट किया था 2013 में दोस्तों, इसको स्टार्ट किया था। और ग्लोबली ये 4th लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन के। बिटकॉइन जो है पहले नंबर पे है और ये 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से न्यूज़ है, ये भूलने वाली तो है नहीं, याद रहेगी आराम से, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ याद रखना है एक रॉकेट इनका बहुत फेमस है जिसको कहते हैं फैल्कन 9, तो उस रॉकेट का सहारा लेके जो है इसको भेजा जाएगा। और स्पेसएक्स ने रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। नासा का मिशन था, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने जो है वो उनको भेजा था, जिसमें 3 अमेरिकन थे, एक कौन थे हमारे पास? जापानीज थे। तो ये भी जो है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं कि हमारे पास
कौन से वो जापानीज थे जिनको वहां पे भेजा गया था। तो नाम जरूर याद रख सकते हैं दोस्तों आप उनका। नाम है उनका सोइची, सोइची नोगुची पूरा नाम है। मतलब ओनली आप सोइची याद कर ले तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये भी न्यूज़ को आपने याद रखना है। और स्पेस एक्स के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को पता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज एलन मस्क है। हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु विल बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बीपीसीएल आपके पास, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक तरह का आप कह सकते हो कि महारत्न है जो सरकार का है ये। और इसके जो अभी जो मैं काफी बार चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर करवाता हूं के पदमकार जी, वो बेसिकली क्या है, एडिशनल हैं। याद रखना है वो क्या है, एडिशनल हैं, वो परमानेंट नहीं है। तो अभी परमानेंट किनको बनाया गया, अरुण कुमार सिंह को जो है वो परमानेंट जो है वो बीपीसीएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, अरुण कुमार सिंह। तो सुभाष कुमार जो आप ऑप्शन में देख रहे हो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये ओएनजीसी के क्या बनाए गए, ओएनजीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो बनाए गए। किसके, ओएनजीसी के। जो मल्लिका श्रीनिवासन जो आप पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों, बिकॉज इनको चेयरपर्सन बनाया गया है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का। और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो जितनी भी पीएसयूज हैं उनके एमडी और सीईओ का चुनने का काम ये करती हैं। इसका मतलब जो ये मल्लिका श्रीनिवासन है उनका अहम रोल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनने का, क्योंकि ये उसकी चेयरपर्सन है। तो बाय डिफॉल्ट और पहली महिला चेयरपर्सन है इस बोर्ड की, तो ये भी आप याद रखोगे। तो अरुण कुमार सिंह को इसी बोर्ड ने चुना है दोस्तों, पीईएसबी ने। तो ये आप याद रखोगे। यहां पे आप देख भी रहे हो, पीईएसबी पिक्स अरुण कुमार सिंह एज द नेक्स्ट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु रिसीव्ड द एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021 बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। तो इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस जो है वो रिटायर्ड या सिटिंग जजेस को जो है वो अवार्ड देती है जिन्होंने जो है वो बेहतरीन काम किया अपनी फील्ड के अंदर, बाय डिफॉल्ट जजेस की फील्ड के अंदर। तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो दोस्तों एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड जो है वो 2016 में जो है वो स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस जो है वो 1991 में बनाई गई थी। और 2016 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। सिटिंग और रिटायर्ड वुमेन जजेस को ही मिलता है जो कि गोल्स को, लोगों के गोल्स को या सोसाइटी में जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं कुछ ना कुछ। और ये नाम है वन एंड ओनली जस्टिस गीता मित्तल। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, जस्टिस गीता मित्तल। हमने एक रिसेंटली क्वेश्चन किया था कि चेयरपर्सन बनाई गई हैं किसकी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, जिसको BCCC भी कहा जाता है, चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, जो कि आप कह सकते हो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एंटरटेनमेंट चैनल जितने भी स्टैब्लिश हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को उनको देखती हैं। और वो पहली महिला हैं जिन्होंने इस पोजीशन को जो है वो यहां पे होल्ड किया है। तो याद रखना है। और गीता मित्तल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन और बताता हूं। 2017 में ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2018 में जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहली महिला जज, सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की लगाई गई हैं वो भी गीता मित्तल थी दोस्तों। वो भी कौन थी, गीता मित्तल। तो नाम जरूर याद रखना है। एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। गीता मित्तल का फोटो देख सकते हो, बहुत ही प्रोमिनेंट जजेस में इनका नाम जो है वो लिया जाता है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया ये याद रखना है। और ये पहली ऐसी इंडियन जज हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पहली ऐसी इंडियन। इससे पहले किसी भी वुमेन जज को ये अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि वुमेन को ही मिलता है तो मेल का तो यहां पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। और ये अवार्ड इनको जो है वो शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, जस्टिस मार्गरेटा ल्यूना रामोस के साथ, जो कि मैक्सिको की जज हैं। तो मतलब उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमने इनका नाम नहीं याद रखना, हमने उन्हीं का नाम याद रखना है, गीता मित्तल जी का। और ये कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में जो देती हैं, चाहे सिटिंग है चाहे रिटायर्ड वुमेन जज है, उनको दिया जाता है। और गीता मित्तल जो है वो करंटली चेयरपर्सन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की, उसकी पहली महिला चेयरमैन रही है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसको कवर किया हुआ है।
और 2018 में वो पहली महिला जो हैं वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच इंडियन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर वाज रिसेंटली ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर वो भी इंडियन थे जो कि वहां पे काम कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग जितने भी काम है उसमें उनका जो है वो चयन किया गया था, और उनको सम्मानित किसने किया है? यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसको जो है वो सम्मानित किया है। और नाम है दोस्तों उनका युवराज सिंह। मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऑफिसर की जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर हैं, जिनका नाम क्या है? युवराज सिंह। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंसिडेंट जो है वो हुआ था, जिसके अंदर जो है वो 336 यूनाइटेड नेशन जो पर्सोनल्स हैं उनकी लाइफ चली गई। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। कोविड-19 का। और उनमें एक जो है वो इंडियन भी थे, उनका नाम क्या था? युवराज सिंह। और ये जो डेथ है वो 2020 के जो पूरा साल है उसमें हुई है, तो उसके कारण जो है वो इनको सम्मानित जो है वो किया गया। इवन आपने एक क्वेश्चन इसमें और याद रखना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। तो याद रखेंगे, टीएस तिरुमूर्ति उनका नाम है। तो उन्होंने भी इवन सल्यूट किया युवराज सिंह को, उनकी करेज के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और उनकी फैमिली को जो है वो सहारा देने के बारे में बात भी जो है वो कही है। तो आप यहां पे देख सकते हो एंटोनियो गुटेरेस ने जो है वो ये बात कही है, और युवराज सिंह को जो है वो उन्होंने क्या किया है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर हैं, उनको जो है वो सम्मानित वहां पे किया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपने याद रखेंगे, और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मतलब आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको और एग्जैगरेट करने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ क्या याद रखना है? जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं गाइस। अगला सेक्शन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को 700 प्लस लाइक्स मिल जाने चाहिए। सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आते हो, देखते हो वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव पार्टनर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इंडिया। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है, जिसमें 8 स्टेट्स जो है वो आती हैं। कौन कौन सी? उसमें असम आपको मिल जाएगा, अरुणाचल आपको मिल जाएगा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम। तो ये 8 स्टेट्स हैं दोस्तों। इन 8 में से 3 स्टेट्स इन्होंने चुनी है इस कंट्री ने, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जो कि यूएनडीपी इंडिया भी आप कह सकते हो, जिन्होंने 3 स्टेट चुनी है, जिसमें 8 जो है 8 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और वो कंट्री कौन सी है जो साथ में सहायता करेगी? वो है दोस्तों जापान। तो याद रखना है कंट्री कौन सी है? जापान, जो यहां पे क्या कर रही है? हेल्प जो है वो करेगी। और ये इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो सीवियर शॉर्टेज में है मेडिकल ऑक्सीजन की, क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो है वो फैली हुई है इंडिया के अंदर, कोविड-19 पैंडेमिक। अभी तो तीसरी वेव के बारे में भी जिक्र होने लग गया, लेकिन अभी दूसरी ही जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जापान और यूएनडीपी आ गया है, और 8 प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे इंडिया में 3 स्टेट्स में, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में। स्टेट याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ याद रखना है जापान और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से ये किया जा रहा है। और यूएनडीपी ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इवन उनको वैक्सीन सप्लाई करने के लिए, वैक्सीन चेन को ऑनलाइन देखने के लिए, सारी की सारी यूएनडीपी इंडिया का ही दोस्तों जो है वो इनिशिएटिव है। और जापान ऑलरेडी इंडिया को बहुत ज्यादा फंड कर चुका है कोविड-19 की इस लहर से बचने के लिए। और दोस्तों यूएनडीपी के बारे में आपने याद रखना है, यूएनडीपी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 2020 में इंडिया का रैंक याद रखना है, 131st रैंक है इंडिया का। और सबसे अच्छी कंट्री जो है वो मांगी गई है, वो कौन सी है? नॉर्वे है। तो याद रखना है, जो सबसे अच्छी कंट्री मापी गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में, वो नॉर्वे है। और ये रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू एनहांस इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन। तो यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? एशिया पैसिफिक टैक्स हब। और इस एशिया पैसिफिक टैक्स हब का जो काम होगा बेसिकली क्या होगा कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आपस में अपनी नॉलेज को शेयर करें, अपने टैक्स पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत करें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा मजबूत करें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कोशिश करें कि उनका जो टैक्स सिस्टम है वो बाकी कंट्रीज के साथ मैच करता हो, ताकि इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। और ये 3 चीज़ों के ऊपर दोस्तों काम करेंगे। 3 चीज़ों के ऊपर इस हब का जो है वो मेन रोल होगा। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे कि ये एक काम करेंगे कि रेवेन्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं किसी कंट्री के अंदर, और टैक्स को ऑटोनमस
ऑटोनोमस जो है वो कैसे किया जा सकता है, मतलब अपने आप ही जो है वो सिस्टम ऐसा बन जाए कि टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा है और टैक्स अपने आप ही जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कोई भी उसमें ब्लैक जो है वो नहीं जा रहा पैसा। नेक्स्ट तीसरा ये काम करेंगे कि इंटरनेशनल टैक्स इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए जा सकें, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा सकें। और ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना है चीजें, मैं आपको बता चुका हूं कि इस टैक्स हब का रोल क्या होगा, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है आप कह सकते हो उनका सपना है कि इस चीज को हम क्या कर सकें, बना सकें। और इसके लेवल पे एक जो है वो सेक्रेटरीट भी बनाया जाएगा, मतलब एक हेड ऑफिस बनाया जाएगा। अभी जगह डिसाइडेड नहीं है कि कहां पे बनाया जाएगा, लेकिन बनाया जाएगा, 2021 के एंड में बना दिया जाएगा। और कहा है इन्होंने कि एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो कंट्रीज हैं, ताकि हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम कर सकें। और रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया 54th एनुअल मीटिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि हमने सिर्फ ओनली अपनी कंट्री के ऊपर ही फोकस नहीं किया, हमने जो है वो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी फोकस किया, क्योंकि हमने एक फंड बनाया दोस्तों, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। वो इंडिया की तरफ से जो है वो सुजेस्ट किया गया था कि एक ऐसा फंड होना चाहिए जो कोविड-19 में बाकी कंट्रीज को भी हेल्प करेगा, खास करके सार्क मेंबर कंट्रीज को भी। और इंडिया ने एशिया और पैसिफिक के लिए बहुत से काम किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी जो है वो हो सके। तो मतलब ये निर्मला सीतारमन जी ने बताया, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो आप कह सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर फॉर इंडिया हैं, तो इसलिए उन्होंने इस मीटिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया। और याद रखना है 54th एनुअल मीटिंग है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने भूलना नहीं है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन जो है 1966 में किया गया था। इसके प्रेसिडेंट जो है वो मस्त सुगु हैं, और साथ ही साथ इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 68 हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और दोस्तों रीसेंट रिलेटेड न्यूज में याद रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 करोड़ रुपीस का डेट फाइनेंस किया है। किसको किया है? ये मेदांता इंस्टीट्यूट को किया है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। उनके साथ एग्रीमेंट किया ताकि मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो इंडिया को मिल सके, हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेदांता के साथ जो है वो टाई अप है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद नीरा, ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप, एक बेंगलुरु बेस्ड जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है, टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल फुटप्रिंट एंड एनहेंस द पर्सनल लोन्स ग्रोथ। तो ये कंपनी जो है वो डिजिटलाइज होना चाहती है, और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लोन के अंदर कोई तरह की प्रॉब्लम है वो डिजिटल मेथड के थ्रू लोन ले सकें। तो उन्होंने नीरा के साथ टाई अप किया, जो कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो आपने बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? मुथूट फाइनेंस होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? मुथूट फाइनेंस होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप मुथूट फाइनेंस के कस्टमर हो तो नीरा की एप्लीकेशन पे जाएं, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो क्या कर सकते हो? अवेल कर सकते हो। अप टू 1 लाख रुपीज का लोन अवेल कर सकते हो। तो नीरा एप्लीकेशन के ऊपर जाके अगर आप मुथूट फाइनेंस के कस्टमर हो तो आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इवन मुथूट फाइनेंस ने इतना भी कह दिया कि नीरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप छोटे लोन भी ले सकते हो। इवन अगर आपकी सैलरी 12,000 या उससे थोड़ी सी ज्यादा भी है, या 12,000 से अगर 12,000 है जो उससे ज्यादा है, तो आप जो है वो लोन जो है वो ले सकते हो। मतलब लो इनकम सैलरीड क्लास के लिए भी लोन जो है वो स्टार्ट किया नीरा और मुथूट फाइनेंस ने। तो याद रखना है इसको। नीरा तो मतलब मैं बता चुका हूं बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसको जो स्टार्ट किया था मेन पर्सन जो है वो रोहित सेन, अदरवाइज बहुत से लोग हैं इसको स्टार्ट करने वाले। रोहित सेन वाज द मेन, आजकल सीईओ भी हैं वो नीरा के। और मुथूट फाइनेंस के बारे में दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मथूट। कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मथूट। और हेडक्वार्टर कहां पे? इसका कोची, केरला के अंदर। लेकिन एक रिसेंटली मैं आपको ओबिचरी के अंदर लेके जाना चाहूंगा, वो भी मुथूट फाइनेंस से दोस्तों रिलेटेड है, जिनका नाम क्या था? एमजी जॉर्ज मथूट। एमजी जॉर्ज मथूट, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ। वो चेयरमैन है पूरे मथूट ग्रुप के, उनका देहांत हो गया दोस्तों रिसेंटली। ये भी आपने याद रखना है। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि नीरा के साथ टाई अप किया, क्या किया है वो भी हम बात कर चुके हैं। और अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपए भी है तब भी आप जो है वो लोन ले सकते हो नीरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर कोविड डिटेक्शन फ्रॉम चेस्ट एक्सरे? तो एक नया मेथड निकाला गया है कि चेस्ट का एक्सरे करो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से डीआरडीओ ने जो है वो ये डिजाइन किया है कि हम जो है वो कोविड डिटेक्ट कर लेंगे अगर हम उस चेस्ट के एक्सरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू करते हैं। और उसका नाम क्या होगा? आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आत्मन का मतलब होता है अंदर, या आप कह सकते हो आत्मा। तो मतलब आप कह सकते हो कि अंदर की बात, और हमारा आत्मन चिंतन हम जो कहते हैं, तो आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम जो है वो रखा गया। तो डीआरडीओ ने दोस्तों इसको बनाया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो कोविड को डिटेक्ट जो है वो
किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो DRDO। क्या नाम है? DRDO। तो ये टूल किस तरह से हेल्प करेगा दोस्तों? ये क्या करेगा कि रेडियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं जो इंडिकेट करती हैं कोविड-19 को, वो सेकंड्स में, मतलब विद इन सेकंड्स ही जो है वो क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। और जो फिजिशियंस होंगे या जो टेस्ट करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, वो अब जो है वो केसेस को ट्रेस कर सकते हैं। स्पेशली इमरजेंसी इन्वायरमेंट के दौरान जो है इसको ट्रेस किया जा सकता है। और उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? ये बहुत ही फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसका, मतलब प्राइस बहुत कम है, और इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी एफिशिएंसी की ट्रायल बेसिस पे देखी गई है, ऑलमोस्ट 97% इसकी एक्यूरेसी जो वो देखी गई है। और खास करके जहां पे सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे मंडियों में, तो वहां पे जो है वो इसका यूज किया जा सकता है। तो जिन जगह पे सिटी स्कैन जैसी प्रावधान नहीं है, तो वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। तो DRDO के बारे में याद रखेंगे। बहुत से बच्चे इसरो के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। इसरो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलुरु में है, लेकिन DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में नहीं है, वो न्यू दिल्ली में है। और साथ ही आपने याद रखना है इसका कि जो DRDO के हेड हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक टाई अप विद मशरिक बैंक और मैशरिक बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफर फ्रॉम द UAE टू इंडिया? तो जो लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट से इंडिया में पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो मैशरिक बैंक का जो इनिशिएटिव है उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक टाई अप किया है एक बैंक के साथ, तो उससे भी जो है वो आप इंडिया में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो कौन सा बैंक है दोस्तों? फेडरल बैंक। तो मतलब अब आपको जो है वो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मशरिक बैंक के कस्टमर्स हैं या फेडरल बैंक के कस्टमर्स हैं, तो अब आप जो है वो मशरिक बैंक का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्विक रेमिट। क्या नाम है जिसका? क्विक रेमिट। तो वहां से आप जो है वो क्या कर सकते हैं? इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक रेमिट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहां से जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ आप जो उनकी सेविंग है इंडिया में सेंड करना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस में, तो उसी टाइम पीरियड पे, रियल टाइम में आप इंडिया में पैसे को सेंड कर सकते हैं, अपने घर से, अपने ऑफिस से, या फिर आप कह सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन से, उनकी वेबसाइट से। और मशरिक बैंक जो है वो ऐसा पहला बैंक बन चुका है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो इंस्टेंट और उसी दिन क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंट्री टू कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने दूसरी कंट्री में पैसा हो और उसी दिन जो है वो पैसा आप उनको मिल जाए। और क्योंकि मशरिक बैंक जो है वो बहुत सी कंट्रीज में ऑपरेट करता है, मतलब ये ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन यहाँ पे जो है वो ज्यादा काम करता है। लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसका रोल जो है वो ज्यादा है। लेकिन सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में भी जो इसका बहुत बड़ा रोल है। और मशरक बैंक की जो मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर वो 17% है, मतलब वहां से पैसा जो है इंडिया में रेमिटेंस भेजी जाती है। और मशरक बैंक के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि मशरक बैंक जो है वो ओनली प्राइवेट ओन्ड बैंक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। ये बहुत ही खास बात है, ओनली प्राइवेट ओन्ड बैंक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। और वो कौन सा है? मशरक बैंक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसके अंदर मिल चुकी है। और लेकिन आपने जो है वो दोस्तों याद रखना है फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों केरला के अंदर है। कहां पे? केरला के अंदर। एग्जैक्ट प्लेस है अलुवा, अलुवा इन केरला। इसके एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। याद रखना है कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और इसकी टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। और फेडरल बैंक और मशरक का टाई अप हुआ है। अब कस्टमर जो है वो यूज करके जो है वो दोनों को वहां पे पैसा जो है वो इंडिया में बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया, मतलब पैसा भेजना अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया ऑलमोस्ट 48 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किस सेंचुरी का महाराष्ट्र के अंदर, जिसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इससे क्या होगा कि इस सेंचुरी का जो एरिया है वो तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर जो है वो एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन जो यहां पे इस सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इको सेंसिटिव जोन दोस्तों डिक्लेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वहां पे जो आप कह सकते हो कि जो माइनिंग है, जो वहां पे जो है वो स्टोन क्वेरिंग हो रही है, वो सारी की सारी यहां पे क्या की जा सके? यहां पे रोकी जा सके। मतलब वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती उस एरिया में, उस प्रोटेक्टेड एरिया में। और ये महाराष्ट्र, वैसे तो ये चारों की चारों ऑप्शन जो है वो महाराष्ट्र की जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। मतलब वहां पे फ्लेमिंगो वर्ड्स मिलते हैं, इसलिए जो है वो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरीज का नाम है। तो सेंटर ने नोटिफाई कर दिया ऑलमोस्ट 48 स्क्वायर किलोमीटर का
थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा इको सेंसिटिव जोन वो एरिया होता है विद इन 10 किलोमीटर जो कि प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास होगा, चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे वो बर्ड सेंचुरी हो, लेकिन उसके आसपास 10 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है वो कहा जाता है। उसमें कोई भी माइनिंग एक्टिविटी या कोई भी क्वेरिंग या कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। इन एक्टिविटीज के ऊपर क्या होता है, बैन होता है। कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना है वो नहीं लगा सकते, तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं हो सकती। और ये जो है वो वेस्टर्न बैंक ऑफ थाने क्रीक के बना हुआ है। और इको सेंसिटिव जोन जो है वो बफर जोन होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज, और रिड्यूस करेगा डेवलपमेंटल प्रेशर्स अराउंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंटल काम जो वो चल रहे हैं वो वहां पे क्या होंगे, रुक जाएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, वहां पे रुक जाएंगे। तो याद रखना इको सेंसिटिव जोन का महत्व जो है वो क्या है, वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो इको सेंसिटिव जोन है वो कौन से एक्ट के थ्रू आता है, ये आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको लिया जाता है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं आजकल एक आधी चीज बता देता हूं, तो ये चीज जो है वो आपने जरूर याद रखनी है। और साथ ही साथ याद रखना है रिसेंट लेटेड न्यूज में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। क्योंकि तमिलनाडु में और भी बहुत फेमस फेमस जो है वो टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको मिल जाएगा साथिया मंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। और एक टाइगर रिजर्व मिलेगा कालाकद और कलाकद, कैसी भी तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, कलाकद टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको तमिलनाडु। तो ये 5वां कौन सा था, श्री विल्लीपुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र का था, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, और महाराष्ट्र में दोस्तों आप 2 नेशनल पार्क भी याद रख सकते हो। कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक तो आपको यहां पे मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, तदोबा, एक मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों याद रखोगे। Which institute and members of Mobile Payment Forum of India are set up to work together for boosting digital money transactions in India? तो इंडिया में डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन्स को बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट ने टाई अप किया है, किसके साथ, मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ। तो इस ये क्या करेंगे दोनों मिलके, ये करेंगे क्योंकि डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाया जा सके। तो इसमें इंस्टीट्यूट का क्या रोल, इसमें दोस्तों इंस्टीट्यूट का रोल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी एक्सपर्टीज टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, किसको, वो प्रोवाइड करेगा मेंबर ऑफ मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया। और ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास दोस्तों। कौन सा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी मद्रास। और ये डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन्स को बूस्ट करेंगे, मतलब आईआईटी मद्रास जो है वो टेक्निकल एरियाज लाइक मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल पेमेंट स्पेस के अंदर लेके आए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बढ़ सकें। और अब ये वीडियो बेस्ड सोल्यूशन भी निकालने लगे, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बेस्ड सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और वो एक लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में लेके आ रहे हैं ताकि लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में डिजिटल मनी ट्रांजैक्शन जो हैं वो कर सकें। तो आप यहां पे देख सकते हो मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया और आईआईटी मद्रास का ये टाई अप है कि डिजिटल मनी ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना है। और मैं आपको बता चुका हूं वॉइस बेस्ड सोल्यूशन लेके आ रहे हैं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, अलग अलग लैंग्वेज में लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से आप डिजिटल मनी ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सकते हो। आईआईटी मद्रास का रोल क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और याद रखना है, इंडिया का टारगेट है दोस्तों 500 मिलियन एक्टिव यूजर चाहिए, 500 मिलियन एक्टिव यूजर यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो करते हो 2025 तक। अभी जो हैं वो 100 मिलियन एक्टिव यूपीआई यूजर्स हैं जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन 500 मिलियन जो है वो यूपीआई यूजर्स जो है वो इंडिया के अंदर होने चाहिए 2025 तक, ये टारगेट जो है वो रखा गया है। और मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया मैं बताना चाहता हूं, ये 2 इंस्टीट्यूट्स का टाई अप है। एक तो आईआईटी मद्रास का जो है वो आप कह सकते हो इनोवेटिव हब है जिसका नाम है रूरल टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इन दोनों ने इसको बनाया है और इनका लक्ष्य यही है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन या आप कह सकते हो इमीडिएट पेमेंट सर्विस को हमने क्या करना है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है और नई टेक्निक्स को डेवलप करना है। और आईआईटी मद्रास आपको पता है तमिलनाडु, डायरेक्टर जो हैं वो भास्कर रामामूर्ति हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं। मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ क्वेश्चन को याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज महेश नगर रेलवे स्टेशन इन राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है। कहां पे, जोधपुर के अंदर। और इस स्टेशन का नाम जो है वो पहले क्या था, मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, महेश नगर रेलवे स्टेशन। बेसिकली वहां पे एक जगह है जोधपुर के अंदर मियो का बाड़ा
उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली चेंज करके महेश नगर रखा था। तो अब उस स्टेशन का नाम भी जो वो चेंज करके क्या रख दिया, महेश नगर रख दिया है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि जोधपुर राजस्थान के अंदर है ये, और ये अप्रूवल मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2018 में जो है वो मियो का बाड़ा जगह एक गांव था, उसका नाम भी चेंज करके महेश नगर कर दिया था। तो अब स्टेशन रह गया था, उसका नाम भी चेंज कर दिया है। लेकिन जो बाकी आप यहाँ पे स्टेशन देख रहे हो दोस्तों, ये जो है वो तीनों स्टेशन यूपी के हैं, और इनका नाम भी जो है वो रिसेंटली चेंज किया गया है। इनका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, आपको यहां पे दिखेगा सबसे पहले झांसी रेलवे स्टेशन। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो दोस्तों रिसेंटली चेंज करके क्या किया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आप देख रहे हो मांडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम भी दोस्तों चेंज कर दिया गया। इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है दांदुपुर रेलवे स्टेशन। दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी जो है वो दोस्तों चेंज कर दिया गया है। दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन। तो ये सारे के सारे याद रखने, लेकिन ये तीनों यूपी के हैं। अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन यार वीडियो को 700 प्लस लाइक्स मिलने चाहिए, सब्सक्राइब करना चैनल को, आप शेयर कर दें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, किसने रिपोर्ट को रिलीज किया? रिपोर्ट का नाम क्या? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। मतलब हमने भारत को डिजिटल बनाना है, किस तरह से बनाना है, इसमें सुजेशन जो है वो दी हुई है कि किस तरह से इसको बना सकते हो। किसने रिलीज किया है? नीति आयोग और मास्टर कार्ड दोनों ने मिलकर किया है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि डिजिटल की बात करें तो मास्टर कार्ड डाटा देगा, और किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं वो नीति आयोग की तरफ से बताया जाएगा। तो मेन रिपोर्ट तो नीति आयोग की, लेकिन सहयोग किसने किया? मास्टर कार्ड ने। रिपोर्ट का नाम है कनेक्टेड कॉमर्स, किस तरह से हम बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि एक्सेलरेट करना है हमने डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, मैक्सिमम तो मैक्सिमम डिजिटल हो सके, ताकि जो पैसा है वो देश के अंदर ही रहे, और साथ ही साथ हम किस तरह से जो है वो टैक्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर सारी ट्रांजेक्शन डिजिटल होंगी तो कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हम इंडिया के सिटीजन को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। और इसको रिलीज किया है डॉक्टर राजीव कुमार ने, जो कि वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। और आपको सीईओ पता है, अमिताभ कांत है, चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, ताकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक प्लेइंग फील्ड बन सके, और बैंक्स जो है वो बेहतर टू बेहतर सुविधाएं जो है वो लोगों को दे सकें। फ्रॉड के ऊपर ध्यान देना होगा, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनको वार्निंग सिग्नल्स देने होंगे जो कस्टमर्स हैं उनके, कि यार डिजिटल ट्रांजेक्शंस के थ्रू रिस्क जो है वो है, लेकिन हम आपको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रोवाइड करें। तो ये कस्टमर्स को अलर्ट करना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो। जैसे आरबीआई करता रहता है कि आपने किसी को ओटीपी नहीं बताना, ये नहीं बताना, तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों को बतानी पड़ेंगी। तो ये मतलब सारी सजेशन जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर दी हुई हैं। और रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021। इसमें बताया गया था कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करती है, और उसमें इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों पहला रैंक था, फर्स्ट रैंक इंडिया का था, जिसमें 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो टॉप करके ये कंट्री ऊपर आया था। इंडिया मतलब ऊपर आया था डिजिटल पेमेंट 2020 में। और दूसरा स्थान इसमें चाइना का था, तीसरा साउथ कोरिया का था, लेकिन आपने पहला इंडिया का याद रखना। रिपोर्ट का नाम है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? एसीआई वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डाटा ने इसको पब्लिश किया था। और मास्टर कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो मिशेल मेबैक हैं, मिशेल मेबैक। तो आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर्मुलेटेड स्पेशल खरीफ स्ट्रेटेजी टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन विच क्रॉप। तो कौन सी क्रॉप्स की यहां पे बात हो रही है जिसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और उनकी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा? आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पे पल्सीज होगा। तो पल्सीज के ऊपर, लाइक दालें जो हमारे पास हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हो दालें जैसे तूर, मूंग, उड़द, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज की कंसल्टेशन के थ्रू जो है इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और यहां पे बात हो रही है खरीफ सीजन। खरीफ के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, इसको मॉनसूनल क्रॉप भी कहते हैं। और इंडिया में मॉनसून का टाइम आपको पता है कि जून से जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जनरली सितंबर अक्टूबर तक मॉनसून रहती है, फिर जो है वो रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून के वापस जाने का समय हो जाता है। तो ये फसल इसी टाइम पीरियड पे की जाती है, मतलब जून में इस फसल को बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? खरीफ सीजन कहते हैं। जैसे कि राइस है हमारे पास, वो क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, और मैक्सिमम इंडिया में खरीफ क्रॉप्स ही हैं। तो
इस खरीफ सीजन के अंदर पल्सिस की 20 लाख सीड्स मिनी किट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और इसका सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाएगा। और 2007-8 के मुकाबले अगर आज के टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं तो 65% जो है वो पल्सिस की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, और बात कर रहे हैं हम किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात हो रही है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, मोरिना। कौन सी है, मोरिना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। और पीछे हमने एक मिनिस्ट्री की बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उनके मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, वो वहां पे बताना था, वहां पे रह चुका है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी आप याद रखेंगे, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला सेक्शन हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारे पास, आरबीआई अपॉइंटेड जोश जे कटूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आपने सिर्फ नाम एक बार पढ़ लें ताकि आपको पूछा जाए कि रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया, तो याद रखना है जोश जे कटूर को। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस एक्सटेंडेड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका आइडियल फाइनेंस टू 30 सितंबर 2021। तो जो महिंद्रा फाइनेंस है, इन्होंने यार कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की जा चुकी हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है अभी जानी थी, तीसरा जो है वो किस्त जानी थी। जो आइडियल फाइनेंस लिमिटेड है श्रीलंका की, वहां पे उन्होंने कुछ शेयर्स को परचेज किया था। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए 30 सितंबर 2021 तक जो है वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। सिर्फ इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को जो है वो मनाया जाता है। तो दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा आपने इसको नोट भी कर लेना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। ये जो इंडिया की एडवांसमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको जो है वो सलाम करता है ये दिन। और साथ में ये दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये इस दिन एनिवर्सरी होती है दोस्तों 1998 में इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कंट्री बन चुका था, क्योंकि 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे इंडिया के अंदर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मतलब मैं इस टाइम पीरियड पे याद करता हूं। और इसका थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और इस दिन जो है वो इंडिया की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो इंडिया में बना था, और उसका नाम क्या था, हंसा 3। ये भी आप याद जो है वो साथ में रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें जो आपने याद रखना। फर्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो कब बनाया गया था, 1999 में बनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 1998 से 1999 रहे, फिर 1999 से 2004 रहे, उन्होंने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया था, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था इंडियन आर्मी का पोखरण टेस्ट रेंज के अंदर, राजस्थान के अंदर 1998 में। नेक्स्ट, आरबीआई रिवाइज द गाइडलाइन फॉर द प्राइवेट बैंक्स टू अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस। तो गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए आरबीआई ने जो है वो कुछ गाइडलाइंस के अंदर जो है वो सुधार किया है। उस गाइडलाइंस के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई प्राइवेट बैंक हो या प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो और ऑलरेडी आपके पास बिजनेस लाइसेंस है, बैंकिंग एग्रीमेंट करने का आपके पास बिजनेस लाइसेंस है, तो आपको दोबारा से आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस जो है वो करना चाहते हो। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, लेकिन आपके पास कोई एजेंसी बैंकिंग एग्रीमेंट नहीं है आरबीआई का, तो आप जो है वो अप्रूवल ले सकते हो आरबीआई से, या आरबीआई तभी आपको अप्रूवल देगा अगर आप उनके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर नहीं आते, मतलब आप उनके जो है वो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में नहीं आते, तो आपको वो लाइसेंस दे देगा। नेक्स्ट, में फिलहाल हम बात कर चुके हैं, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो अटलांटिक में जाएगा, और मियो का बाड़ा के बारे में बात कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन चेंज हुआ जोधपुर के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 11 में 2021 का क्वेश्चन क्या था, फॉर विच ऑफ दीज कंट्रीज आरबीआई हैव सर्व्ड द सेंट्रल बैंक इन द पास्ट। तो काफी बच्चों ने आंसर बहुत सही बताया, काफी बच्चे ऑल ऑफ दीज भी बता रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर दोस्तों सही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करूंगा ताकि आपको एक थोड़ी सी नॉलेज जो है वो इसके अंदर गेन हो सके कि आरबीआई जो है वो म्यांमार का जो है वो सेंट्रल बैंक रहा है दोस्तों। वो 1937 को म्यांमार जो है वो इंडियन यूनियन से अलग हो गया था। उस टाइम पे इसको क्या कहते थे, बर्मा कहते थे। तो 1937 में जब अलग हो गया तो उस टाइम पे बर्मा का कोई अपना सेंट्रल बैंक नहीं था, तो आरबीआई एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द बर्मा। कब तक, अप्रैल 1947 तक। लेकिन ये लगातार नहीं रहा, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1942 से 45 तक बर्मा जो है वो जापान के अंडर रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे जो है वो ये आरबीआई का कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन अप्रैल 1947 तक जो है ये म्यांमार का सेंट्रल बैंक रहेगा। तो नेपाल का कभी नहीं रहा, श्रीलंका का कभी नहीं रहा, एक कंट्री का और रहा है दोस्तों, कौन सी कंट्री का, पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसके पास कोई सेंट्रल बैंक तो था नहीं, तो बाय डिफॉल्ट अगर सेंट्रल बैंक नहीं था तो आरबीआई ने पाकिस्तान का जो है वो एज ए सेंट्रल बैंक बन के जो है वो उसकी हेल्प की है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो साथ में बना है। लेकिन
इसी के साथ जब सेंट्रल बैंक बना पाकिस्तान का, तो साथ ही साथ जो है वो जब पाकिस्तान ने अपना जो है वो नया 1948 में सेंट्रल बैंक बना लिया, तब उसके बाद जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। तो पाकिस्तान और म्यांमार, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी। तो म्यांमार, पाकिस्तान तो ऑप्शन में है नहीं, तो म्यांमार आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वर द लोकल एरिया बैंक्स वर सेटअप इन द इंडिया? तो ये कब कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया था लोकल एरिया बैंक्स का, ये आपने बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और हमारी सीरीज चल रही है बैंकिंग एंड इकोनॉमी की, तो जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों आंसर ओनली कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का। 700 प्लस लाइक्स मुझे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। लाइक जरूर करना है यार वीडियो को। और अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर आप पीडीएफ से भी करंट अफेयर को पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप 1 साल 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले लें। चेक कर लें प्राइस को, बहुत ही कम है, 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप H10 कोड का यूज करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें, और खुश रहेंगे तो जल्दी ही आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।